बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ा कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसकी बिना पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त अता फ़रमाई। आज का हमारा काम यूनिट नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 50 पे दिया गया है, और पेज नंबर 50 पे उसने क्या बयान किया है? डैफोडिल्स। क्या है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का मतलब क्या है? इसे बेटा उर्दू में हम कहते हैं आबी नरगस। क्या कहते हैं? आबी नरगस। ये एक फूल का नाम है, और इसको पोएम में बयान करने का मकसद, ये ऐसा फूल है जो पानी में तैरता रहता है, और इसका पौधा जो है वो ताज़ा पानी में पैदा होता है, उसी में नशोनुमा पाता है। और उसके साथ साथ जब शायर ने, पोइट ने इन फूलों को देखा तो उन्होंने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि ये कैसे फूल हैं जो पानी पर तैर रहे हैं, और जैसे ही हवा आती है, जिस सिमत को हवा चलती है, ये उसी सिमत को सारे के सारे चलते जाते हैं। इसी तरह शायर जो है, ये उसकी आदत होती है, जितने भी शुअरा हैं, जब वो कायनात में कोई भी नेचुरल चीज़ जो इसकी खूबसूरती उनको अच्छी लगने लग जाए तो वो क्या करते हैं? वो उसकी खूबसूरती पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इसी तरह ये पोएम जो है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। वो कब पैदा हुआ था? 1770 में वो पैदा हुआ, और 1850 में वो इस दुनिया को छोड़ गया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इसके बारे में बेटा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसे पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएट ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि इसकी तमाम पोइट्री जो है, उसको जब हम पढ़ना चाहें तो हमें एक मौजू सबसे वाज़े नज़र आएगा कि उसमें नेचुरल थिंग्स की खूबसूरती, नेचुरल थिंग्स को बयान करना, नेचुरल थिंग्स को एक्सप्रेस करना हमें वाज़े नज़र आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी ये नेचुरल थिंग्स को देखता था तो ये उस पर कुछ लिखे बगैर रह नहीं सकता था। ये एक इंसानी फितरत होती है कि इंसान बाज़ औक़ात कोई भी खूबसूरत चीज़ देखता है तो उसकी तारीफ़ किए बगैर इंसान रह नहीं सकता। लिहाजा विलियम वर्ड्सवर्थ की आदत में भी ये बात शामिल थी कि उसने बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को जब देखा, नेचुरल चीज़ों पर जब उसने गौर किया, तो उन पर कुछ लिखे बगैर वो रह ना सका। लिहाजा आज का हमारा जो मौजू है
जो हमारा चैप्टर है डैफोडिल्स, ये भी कुछ इसी नौइयत का है कि इसमें भी वो एक फूल को देखता है और वो एक नहीं, वो कई तादाद में, उनकी नस्ल एक थी लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनको जब देखता है तो वो उसको अच्छे लगते हैं, वो मंज़र उसके लिए बड़ा पुरस्कून हो जाता है। उस मंज़र को देखकर वो अपने आप को डिलाइटेड फील करता है, खुशी महसूस करता है। लिहाजा वो उस पर उसने एक पोएम पूरी की पूरी लिख दी, जिसका नाम भी उसने क्या रखा, डैफोडिल्स, उन्हीं फूलों के नाम से। अब यही बात हम आगे पढ़ते हैं कि उसने लर्निंग आउटकम जो है चैप्टर में हमें दी है कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम में बेटा सबसे पहली चीज़ क्या है, रिकॉग्नाइज द पोएट्स पर्पस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि पोएट जो है उसका क्या मकसद था और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पोएट जो है वो जब भी नेचुरल थिंग्स को देखता है तो वो उस पर कुछ लिखे बगैर, कुछ कहे बगैर, अपने ख़यालात का इजहार किए बगैर वो रह नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या थी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो इंसान को प्लेयर फ्राहम करती हैं। जब इंसान को खुशी मिलती है तो इंसान हमेशा उस चीज़ को बयान करता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू द अंडरस्टैंडिंग द की थीम्स। थीम जब हम पढ़ेंगे तो तब हम जो है इस पोएम के मीनिंग को और ज़्यादा वाज़ेह तरीके से अंदाज बयान कर सकेंगे। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है, जो पोएट खुद से एक स्पीकर के तौर पर इस पोएम में काम कर रहा है। इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोएम। अब इमेजिनेशन क्या है, देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दिए हैं। कौन सी? देखने की, छूने की, चखने की, सूंघने की। अब इस तरह की ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इनके काम करने का अंदाज़ अलग है। अब इन सेंसेस से हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं कि ये क्या खुशबू है या बदबू है। इसी तरह ज़ुबान से हम चख सकते हैं कि क्या ये हमारी जो है वो चीज़ का जायका क्या है, इसमें मिठास है या इसमें कड़वापन है या ये खट्टी है। इस तरह कानों से हम आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ आवाज़ें हमें भली लगती हैं जिनको एक तरन्नुम की सूरत में बयान किया जाता है और उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम म्यूज़िक कह देते हैं। कुछ आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती उन्हें हम नॉइस या शोर कह देते हैं। इसी तरह हमारे हाथ हैं, हम छू कर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो ये एक स्मूथ स्किन है और हमारे ये स्मूथ स्किन पर क्या है, हाथ हमें बता रहा है। लेकिन अगर यही हाथ जो है मैं एक खुरदरी जगह पर लगाऊंगा तो मेरी ये हाथ की स्किन मुझे बता देगी कि ये जगह जो है स्मूथ नहीं है। तो इस चीज़ का भी शायर ने इस चैप्टर में हमें वाज़ेह कर दिया कि इंसान अगर अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करे तो इंसान बहुत सी चीज़ों को फाइंड कर सकता है। पैराफ्रेज द पोएम। पोएम को पढ़ने के बाद हम पैराफ्रेज बना लेंगे। उसके बाद उसने कहा समराइज द पोएम। अब जब समरी का मतलब क्या है, आप इसका ख़ुलासा बयान कर रहे हैं और जब ख़ुलासा बयान करेंगे तो ख़ुलासा शायराना अंदाज में नहीं होता बेटा, ख़ुलासे को आपने नसर के अंदाज से बयान करना है। इंग्लिश में हम उसे प्रोज कहते हैं और ये वर्सेस की सूरत में लिखा जाता है, उसे पोइट्री कहा जाता है। क्या है? पोइट्री और प्रोज। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू द पोएम बाय गिविंग अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना ख्याल भी बयान कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे क्या है, वो फूल ही तो थे, खैर है। अब कई लोग क्या होते हैं, आप भी जब आउटिंग पे निकलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, कई लोगों को आपने, जो ज़ौक़ वाले लोग होते हैं, वो चीज़ों को एक एक चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उस पर गौर कर रहे होते हैं और उसके बारे में थिंकिंग कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कुछ लोग बेज़ौक़, वो आराम से जाते हैं, अच्छा बच्चों जाओ खेलो, मैं यहाँ बैठा। वो चीज़ों के बारे में उतना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं रखते।
इलस्ट्रेट यूज ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। बेटा मैंने आपको पार्टिसिपल्स के बारे में भी बयान किया कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हैं, कितनी तरह की होती हैं? आप उसे कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसी तरीके से आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन बेटा इनके नाम भी हैं। कौन से हैं? पहला नाम क्या है? फर्स्ट का नाम प्रेजेंट, सेकंड का नाम पास्ट, थर्ड का नाम पास्ट पार्टिसिपल, और जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो जो ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। उसके बाद हमारी आती है बेटा प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में उसने क्या हमें कहा है? उसने हमें 3 सवाल दिए हैं। व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट? पिक्चर इज़ अबाउट द डैफोडिल्स। हैव यू एवर सीन डैफोडिल्स? क्या आपने कभी देखे हैं? अगर किसी ने देखे हैं तो लिख दे येस आई हैव सीन द डैफोडिल्स इन द ईयर या एट द विजिटिंग ऑफ दैट पार्क। जिस पार्क में किस जगह पर उसने देखे हैं वो उसको बयान कर दे। डू यू नो वे डैफोडिल्स ग्रो? क्या आप जानते हैं? और अगर जो आप में से जानता हो वो लिख दे कि आई नो द डैफोडिल्स ग्रोज इन आ फ्रेश वाटर। लेकिन जो नहीं जानता वो लिख दे आई डोंट नो अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में कुछ इल्म नहीं रखता। तो ये क्या है? ये पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की ट्रांसलेशन की तरफ। किस तरफ आते हैं? ट्रांसलेट। तो बेटा आप गौर से सुनिएगा इस चैप्टर की ट्रांसलेशन। इस चैप्टर की ट्रांसलेशन जब आप गौर से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आती जाएगी कि इस चैप्टर में जो है वो क्या शायर हमें कहता है। पेज नंबर 51 निकाल लें। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वंडर्ड, मैं आवारा फिर रहा था। लोनली, अकेला। एज अ क्लाउड, एक आवारा बादल की तरह। दैट फ्लोट्स, जो तैरता है। ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वादियों और पहाड़ों पर। ऐसे आवारा बादल की तरह घूम रहा था जो कि वादियों और पहाड़ों पर घूमता रहता है। When all at once, जब अचानक। I saw a crowd, मैंने क्या सुना? देखा। मैंने एक हुजूम देखा, मैंने एक रश देखा। A host of golden daffodils, किसका? सुनहरी डैफोडिल्स का। Beside the lake, लेक क्या है? झील के एक तरफ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। झील के एक तरफ और दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, क्या कर रहे थे? फड़फड़ा रहे थे और रक्स कर रहे थे ठंडी हवाओं में। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, मुसलसल ऐसे जैसे सितारे टिमटिमाते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और सितारे क्या है? कहकशां पर चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, अब वो डैफोडिल क्या थे? एक ना ख़त्म होने वाली यानी बहुत लंबी कितार तक फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, उस झील के एक किनारे के साथ साथ। 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही झलक में, पलक झपकने में कम अज़ कम कितने देखे? 10,000। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सिरों को जोड़े हुए क्या कर रहे थे? रक्स कर रहे थे, हवा के साथ साथ लहलहा रहे थे। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस, उनके साथ साथ लहरें भी क्या कर रही थी?
रक्स कर रही थीं, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। वो क्या कर रहे थे? वो इन लहरों के साथ साथ खुशनुमा महसूस हो रहे थे, खुशियाँ बखेर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बिगे। वो कहते हैं मैं क्या, कोई भी शायर ऐसा सीन देखता तो वो कुछ कहे बगैर रह ही ना सकता। इन सच अ जॉकंड कंपनी, इतनी खुशी वाली सोहबत में, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं तकता रहा यानी घूरता रहा। बट लिटल थॉट, लेकिन उस वक़्त मैंने सोचा बहुत थोड़ा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड थॉट, इस दिखावे ने मुझे कौन सी दौलत अता कर दी, तब तो मैंने सोचा ही नहीं था। फॉर ऑफ्ट, अक्सर, अब वो क्या कहते हैं, अगले अपना अंदाज बयान करते हैं। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन ऑफन, अक्सर, व्हेन ऑन माई couch आई लाई, जब मैं अपनी बड़ी कुर्सी पर ऐसे लेटा होता, पड़ा होता, बैठा होता, इन वेकेंट आर इन पेंसिव मूड, किस चीज़ में, अफसुर्दगी के अंदाज में और बड़े परेशानी के आलम में, दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई, तो उनका मंज़र क्या होता, वो डैफोडिल्स का मंज़र मेरी आँखों के सामने आ जाता। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई के लिए क्या थी, एक रूहानी बात थी, मेरी तन्हाई को तोड़ देती थी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और क्या करता, वो मेरा दिल भी उन डैफोडिल आबी नरगिस के साथ क्या करने लग जाता, रक्स करने लग जाता था। ये क्या है कि ये उसने उस मंज़र को अपने अंदाज से, अपनी वर्सेस के अंदाज से, शायराना तरीके से बयान किया कि एक दफ़ा जब वो आवारा बादल की तरह घूम रहा था तो उसने एक मंज़र को कैसे देखा। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट चीज़ है थीम, पेज नंबर 52 पे उसने आपको दिया हुआ है। वी प्रोबेबली हैव मोमेंट्स इन आवर लाइफ दैट वी रीप्ले इन आवर मेमोरी। उसने कहा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान उनको क्या करता है, रीप्ले करता है, दोबारा बयान करता है। देखें जैसे आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में आपके यहाँ पे रेस कोर्स में क्या है कि फूलों की नुमाइश लगती है। आप कभी अपने फैमिली के साथ जो है फूलों की नुमाइश देखने जाते हैं तो जैसे ही आप 1-2 दिन पहले नुमाइश देख के आए हैं, 2 दिन के बाद आपके कज़न, आपके रिलेटिव्स आपके घर आते हैं तो आप अपने हम उम्र से जितने भी लोग होते हैं तो उनसे डिस्कस करते हैं, ओ भाई लास्ट संडे हम रेस कोर्स में गए, वहाँ नुमाइश लगी थी, इतने कमाल के फूल। अब जब आप उनकी खूबसूरती को, नेचुरल थिंग्स को बयान कर रहे होते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि उन चीज़ों का अक्स, उन चीज़ों की वो तस्वीर, इमेज जो है वो आपकी आंखों के सामने आ रहा होता है। और उस वक़्त क्या होता है कि आपको एक खुशी, एक मुसर्रत फील हो रही होती है, आप अपने आप को डिलाइटेड फील कर रहे होते हैं और आप क्या कहते हैं, कमाल किस्म के फूल थे। उस दौरान आपके एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। तो ये क्या है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जिनको इंसान क्या करता है, वो अपने ख़यालात में, अपनी इमेजिनेशन में जब लाता है तो वो चीज़ें उसके लिए बड़ी क्या बन जाती हैं, ये मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। Images to which paragraph or videos cannot do justice because they cannot capture our feelings. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. और अभी मैंने आपको क्या बयान किया कि ये एक कॉमन मैन की ज़िंदगी है जिसमें वो अपनी तमाम उन यादों को रिकॉल करता है, लेकिन एक पोएट जो है वो उसको और भी अच्छे अंदाज से बयान कर रहा होता है। The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. वो क्या है, वो कुदरती चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, उनकी तारीफ़ कर रहा है
लिहाजा वो हमारे सामने उसको एक पोएम की सूरत में पेश करता है। It beautifully present before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also purifying and enduring impact of it on human being। उसने ना सिर्फ ये नहीं कहा कि कुदरत बहुत खूबसूरत है, बल्कि उसने क्या किया है कि उसने कुदरती खूबसूरती के वो असरात बयान किए हैं जो इंसानी जहन पर असर करते हैं। तो बेटा देखें, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको डैफोडिल्स के बारे में बयान किया कि ये जो पोएम है इसमें शायर जो है वो खूबसूरती से कुदरती चीज़ों को कैसे बयान करता है, और उसकी ट्रांसलेशन भी हमने पढ़ी। उस ट्रांसलेशन को जब आप गौर से सुनेंगे या पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में वो एक ख़ास स्केच आ जाएगा, और जब आप नेचुरल थिंग्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप भी देखेंगे कि वाकया ही शायर जो है, जो पोइट है, वो उस चीज़ के बारे में हमसे कई गुना ज़्यादा सोच कर उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। लिहाजा डे 1 के लिए बेटा आप इतना ही सिर्फ ये है कि एक सिटिंग में आप डे 1 का काम पढ़ें, और उम्मीद है कि आपको याद भी हो जाएगा। लिहाजा आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी डे 2 में। डे 2 के लिए हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज के बारे में, कि यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स, जिसकी ट्रांसलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस तरह हमारे सामने जो है वो नेचुरल थिंग्स को बयान किया, नेचुरल थिंग्स की खुसूसियात को बयान किया, और ये बात भी वाज़ेह कर दी कि कैसे नेचुरल थिंग्स जो हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब एक्सरसाइज में बेटा हम पहली चीज़ जो पढ़ेंगे वो है ग्लॉसरी। क्या पढ़ रहे हैं? ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब बेटा मैंने आपको कई मरतबा बताया, इसको उर्दू में कहते हैं फरहंग, यानी अल्फाज को आप बयान करें और किसके लिहाज से? अल्फ़ाबेटिकली बयान करें। अब आपकी यहाँ पे बुक में जो है पेज नंबर 52 पर बेटा आपको चंद एक अल्फाज दिए गए हैं, 7 वर्ड्स हैं, आपने उनके इंग्लिश मीनिंग पे सामने लिखे गए हैं। मैं आपको उर्दू मीनिंग भी लिखवा रहा हूँ, आपने उनको भी लिख लेना है, उसके साथ साथ उनके इंग्लिश मीनिंग याद भी करने हैं, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग क्या है जिन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। पहला है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। मूविंग इन द एयर, हवा में हिलना। फ्लाइंग, हवा में एक जगह से स्टिल जुड़े हुए हैं, ऊपर से आप क्या है? उड़ रहे हैं। ग्ली, GLEE, ग्ली, इसका मतलब होता है खुशी, जॉय या हैप्पीनेस। होस्ट, HOST, होस्ट, मेज़बान। क्या कहते हैं? मेज़बान। इन लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी तादाद में। अब देखें ये पोएम में होस्ट का मतलब वैसे मेज़बान नहीं, इसका मतलब क्या है? वो डैफोडिल्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में। वो क्या है कि वहाँ पे पोइट जो है वो एक मेहमान है, जबकि डैफोडिल्स उसके लिहाज से क्या है? वो होस्टिंग कर रहे हैं। जोकन, जोकन का मतलब भी खुशी होता है, हैप्पी। क्या? हैप्पी, खुश होना। ट्विंकल, टिमटिमाना। ट्विंकल, टिमटिमाना। शाइन विद अ लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट, यानी पहले तेज़ हो जाना रोशनी का, फिर मध्यम हो जाना, फिर तेज़ हो जाना, इसे क्या कहते हैं? रोशनी का ब्राइट और फेंट होना, यानी टिमटिमाना। पेंसिव, पेंसिव कहते हैं थॉटफुल। क्या? सोचना के लिए। क्या है कि वहाँ इंसान की सोच काम कर रही है। सॉलिट्यूड, प्लेजेंट लोनलीनेस। अब देखिए एक इंसान की तन्हाई। अब सॉलिट्यूड क्या है? तन्हाई। कौन सी तन्हाई? एक तन्हाई है जिसमें आप अफसुर्दा हैं,
और एक तन्हाई है जिसमें आप खुशगवार मूड में बैठना चाहते हैं कि मैं भी तन्हा इंजॉय करना चाहता हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहा हूँ और वो थिंकिंग क्या करेगी, वो मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव फील होगी, लिहाजा उसे क्या कहते हैं, सॉलिट्यूड। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारी ओरल एक्टिविटी। क्या है, ओरल एक्टिविटी। ओरल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ज़ुबानी आपने इन सवालात के बारे में डिस्कस करना है। क्लास में आप ग्रुप बना लें, 4 बच्चों का एक ग्रुप, 4 का एक, 4 का एक, आपस में डिस्कस करें। एक कहता है कि नहीं यार, विलियम वर्ड्सवर्थ को फूलों के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत थी, फूल ही तो थे, हम दुनिया में कई तरह के फूल देखते हैं, लिहाजा डैफोडिल्स को इतना बयान करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा कहता है नहीं, जब एक चीज़ खूबसूरत है तो उसकी तारीफ़ करना इंसानी फितरत है, लिहाजा उसको वो चीज़ खूबसूरत लगी, इसी तरह उसने उसको अपने अंदाज से बयान कर दिया। यहाँ पे बेटा उसने 2-3 सवालात किए हैं। वट यू हैव अंडरस्टूड एंड वट यू थिंक इज़ द मैसेज इन द पोएम। शायर जो है इस नज़्म में हमें क्या पैगाम देता है, मेरे ख़्याल के मुताबिक शायर ये कहना चाहता है, ऑल द नेचुरल थिंग्स प्रोवाइड अस प्लेयर। तमाम कुदरती चीज़ें जो हैं वो हमें खुशी फराहम करती हैं, तमाम नेचुरल थिंग्स जो हैं वो हमें खुशियाँ देती हैं। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एज डिस्क्राइब इन द पोएम। अब यहाँ पे उसने नेचर के कौन कौन से एस्पेक्ट्स, सबसे पहले देखें उसने क्या कहा है, क्लाउड्स नेचुरल थिंग्स। फिर उसने क्या कहा है, वेल्स एंड हिल्स। अब वैलीज जो होती हैं, वादियाँ जो हैं और पहाड़ जो हैं, ये क्या हैं, ये भी नेचुरल थिंग्स हैं। उसके बाद क्या है कि उसने फ्लावर्स के बारे में कहा, क्या अभी नरगस। उसके बाद उसने लेक के बारे में कहा कि लेक जो है, झील जो है, ये भी नेचुरल। तो क्या है कि एक वक्त में उसने कहा कि मुख्तलिफ नेचुरल पहलू जो हैं, वेरियस नेचुरल थिंग्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक पोएम में यूज़ करके हमें नेचुरल थिंग्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बयान कर रहा है कि ये तमाम नेचुरल थिंग्स जो हैं ये इंसान को प्लेयर फ्राहम करती हैं। वर्क इन पेयर्स टू प्रिपेयर a presentation on the topic of daffodils. In your presentation, read Wordsworth's poem aloud to the class and explain your feelings. अब यहाँ पे उसने एक चीज़ और कही है कि क्लास के ग्रुप बना के आप एक दूसरे के सामने डिस्कस करें और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों से लें कि लो जी आप लोग जो है इसको प्रेजेंट करें, उसके बारे में प्रेजेंटेशन पेश करें। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठे करके तो लोगों को दिखाएं। अब अगर आपकी क्लास में से एक ग्रुप जो है वो अपने ख्यालात का इजहार यहाँ करता है, उसकी प्रेजेंटेशन है, दूसरा उस तरह अंदाज है। अब आप देखें दोनों ही डैफोडिल्स पे बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन क्या होगी, जो उस पर करके लाएंगे वर्किंग, वो सारी की सारी डिफरेंट भी हो सकती है। कुछ हिस्सा मैच भी कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दोनों में फ़र्क महसूस करवाएंगी और आप कहेंगे नहीं फ़लाँ की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी। नेक्स्ट बेटा, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन से मुराद क्या है, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं कि आपको चंद एक सवालात दिए गए हैं जिनके आपने आंसर्स बयान करने हैं और ये सवालात के आंसर्स जो हैं बेटा आप लोगों को पीडीएफ की सूरत में सेंड किए जा चुके हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, नज़्म का जो है मरकज़ी नुक्ता क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द नेचर, इसका सबसे मरकज़ी नुक्ता क्या है, कुदरत एंड नेचुरल थिंग्स, और कुदरती चीज़ें। कुदरत और कुदरती चीज़ें जो हैं वो इस पोएम का
मरकज़ी नुक्ता है। व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम? इस पोएम में डैफोडिल्स क्या बयान कर रहे हैं? द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर। डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं? ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाट वेल्थ, अब देखें वेल्थ को उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट। तो ये क्या है कि द पोएट गॉट द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस इन दिस पोएम। द पोएट गॉट द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। शायर ने इस नज़्म में क्या किया है? खुशियों वाली दौलत इकट्ठी की है, हासिल की है। नेक्स्ट उसने बेटा आपको चौथा सवाल दिया है, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। अब इसमें कुछ आपको अल्फाज जो हैं जिनकी साउंड्स जो हैं, जिसको मैंने आपको पिछली पोएम में भी बयान किया था कि जनाब आप लोग कुछ अल्फाज ऐसे पढ़ते हैं जो रमूज़ व औकाफ की तरह, उर्दू में जिनके साथ आप अशार पढ़ रहे हो तो आखिरी अल्फाज आपके एक जैसे हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आप उन्हें काफ़िया और रदीफ़ कहते हैं। और वो रमूज़ व औकाफ का ख्याल रखे हुए आप काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि काफ़िया और रदीफ़ की तरह आखिरी अल्फाज जो हैं उनकी साउंड्स कौन कौन से यहाँ पे अल्फाज हैं? हिल्स, विल्स, डैफोडिल्स, इस तरह ब्रीज, ठीक है। और कौन से हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं जो कि इस पोएम में बयान किए गए हैं, जिन अल्फाज के ज़रिए हमने यहाँ पे पढ़ा है? थॉट, ब्रॉट, ग्लांस, डांस, लाई, आई। तो ये क्या है? ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं कि उनके वर्ड्स जो हैं वो सेम साउंड्स पेश कर रहे होते हैं, जो कि काफ़िया और रदीफ़ की तरह काम करते हैं। हाउ हैज़ द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज? फिगरेटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है कि जब फिगरेटिव लैंग्वेज की चंद चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है वो कोई बात कुछ करे लेकिन उसका मतलब कुछ हो। जैसे आप अपने दोस्त किसी को कहते हैं कि तू तो लड़ाई में शेर बना, उसका मतलब क्या है कि आपने उसकी बहादुरी जो है वो एक शेर की तरह बयान की है। इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान से शेर बन गया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया दूसरे अंदाज से। या आप घर जाते हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा आपको कहती हैं मेरा चाँद आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसमान वाला चाँद बन जाए, बल्कि क्या है कि वो आपको खूबसूरती की अलामत ज़ाहिर करती हैं कि उनके लिए आप एक खूबसूरत चीज़ हैं कायनात की। तो लिहाजा ये क्या है, इसे कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। क्या कहते हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज। उसके बाद बेटा हमारा है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखें जो अभी हम बात कर रहे थे फिगरेटिव लैंग्वेज, उसी को ही उसने अगले पेज पे बयान कर दिया है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं? अब चंद चीज़ें हैं जिनको ग्रामर के लिहाज से बयान किया गया है। पहले हम कहते हैं सिमिली, SIMILE। अब ये क्या है बेटा? आप किसी चीज़ को तशबीह देते हैं, लेकिन तशबीह के साथ साथ आप कहते हैं ये उसकी तरह है। क्या कहते हैं? उसकी तरह है। इंग्लिश में हम कहते हैं कि सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन, कि किसी चीज़ को मुवाजना करने के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल करें। कोई दो आइडियाज़ के दरमियान लाइक और एज का इस्तेमाल करें तो उसे क्या कहा जाता है? सिमिली। हम कहते हैं, जैसे कि एक मैं मिसाल देता हूँ, एज बिजी एज बी। अब देखो ये क्या है? ये जब एज का इस्तेमाल हमने कर दिया तो ये हमारे क्या बन जाएगी? सिमिली। इसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी, उसे हम कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं? मेटाफर। मेटाफर किसे बोला जाता है बेटा? देखें,
if we write a comparison between two things and omit the word like and as, और मैंने इसमें आपको बताया ना कि इसमें आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, like और as का, किसका, like और as का। लेकिन मेटाफर में like और as को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, यानी इसके बगैर आप किसी चीज़ की खुसूसियत को बयान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाइक और एस का इस्तेमाल किए बगैर आप किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं। हिज हार्ट इज़ रेड, कॉमा रेड रोज। हिज हार्ट इज़ रेड, कॉमा रेड रोज। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमा इस्तेमाल किया है लाइक और एज की बजाय, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटाफर। क्या बन जाएगा, मेटाफर। तीसरी चीज़ क्या है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या कहा है, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर an object or idea is given human characteristics। जब कोई भी चीज़ या कोई आइडिया इंसानी खुसूसियात को बयान करेगा तो उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। हम इस चीज़ की मिसाल देते हैं, द विंड विस्पर द न्यूमरस ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये क्या है, विंड विस्पर। अब हवा का क्या करना, सरगोशियाँ करना। ये इंसान सरगोशियाँ करते हैं, हवा की सरगोशी क्या होगी कि वो एक इंसानी खुसूसियत, इंसानी करैक्टरिस्टिक्स को बयान कर रही है। हम दूसरी तरफ कहते हैं, ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ब्राउन ग्रास was begging for water। अब देखिए बेटा, बेग करना क्या है, ये इंसानी खसूसियात की हामिल एक चीज़ है, लिहाजा इसकी वजह से उससे क्या कहा गया, पर्सोनिफिकेशन। जो किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक खुश्क घास के लिए इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या कहलाती है, पर्सोनिफिकेशन। आज की फिगरेटिव लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होने वाली फिगर ऑफ स्पीचेस में लास्ट चीज़ क्या है हमारी, इमेजरी। अब इमेजरी का मतलब क्या है, मैं बेटा आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताया कि इंसान की 5 सेंसेस हैं, और अगर उसकी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इंसान किसी चीज़ के बारे में अपने तख़य्युलात का इजहार करता है, अपने ख़यालात वाज़े करता है, तो उसे क्या कहते हैं, इमेजरी। आप कहते हैं मेरे इमेजिन में, मेरे ख़याल में मैं ये सोच रहा हूँ, या मेरे तजर्बात के मुताबिक, यानी मैंने उस चीज़ को हाथ लगा के देखा है, मैंने उस चीज़ को देखा है, या मैंने उस चीज़ के बारे में सुना है। तो ये क्या है कि जब आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या बनेगी, इमेजरी। इस तरह बेटा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 55 पे आप लोगों को उसने इन चारों चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में चंद एक एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। उनके सामने आपको उसने जो है वो एक ब्लॉक दिया हुआ है, आपने उस ब्लॉक में जो है वो लिख लेना है कि ये सिमिली है, ये मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या इमेजरी है। अब जैसे पहले उसने दिया है टाइम इज़ मनी। अब देखें लाइक और एज का इस्तेमाल किए, उसने वक्त को जो है वो किससे, दौलत से तशबीह दी है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, मेटाफर। क्या कहलाएगा, मेटाफर। उसके बराबर में उसने कहा है द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आंख का तारा। तो ये क्या है, उसने लाइक और एस के बगैर मोहब्बत का इजहार किया है, तो ये भी क्या होगा, मेटाफर।
उससे नीचे उसने दिया एज बिजी एज अ बी। ये देखें, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, तो ये क्या है, ये सिमिली होगी। इस तरह एज कनिंग एज अ फॉक्स, इतना चालाक जैसे लोमड़, ये भी क्या होगा, एज का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, सिमिली। इस तरह द विंड विस्पर द न्यूमरस ऑफ द फॉरेस्ट, तो मैंने आपको ये यहाँ पे बयान किया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इंसानी खसूसियात बयान कर दी जाएं तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। इसके बराबर में भी उसने यही दिया है, ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, ये क्या है, ये आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। इसके बाद एज जेंटल एज अ लिम्ब, तो ये क्या होगा, एज जेंटल, एज का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, सिमिली। उसके बराबर में भी उसने कहा है एज वाइज एज एन आउल, तो एज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिमिली। द सॉरी इंजन वेज्ड इट्स डेथ कफ, अब देखिए इंजन एक ऑब्जेक्ट है, डेथ क्या है, ये इंसानी करैक्टरिस्टिक है कि वो मौत के आखिरी हिचकी, तो ये क्या है कि ये क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये क्या होगा, मेटाफर। क्या होगा, मेटाफर। द हार्ट ऑफ लायन, शेर का दिल, मतलब बहादुरी जाहिर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, मेटाफर। उसके बाद एज ब्लैक एज क्रो, ये भी क्या होगा, इतना काला जैसे कि कौवा, ये सिमिली के तौर पर, क्योंकि इसमें एज इस्तेमाल हुआ है। इस तरह बेटा नेक्स्ट चीज़ जो है उसने हमें जो बयान की है उसे कहते हैं वोकैबुलरी। क्या कहते हैं, वोकैबुलरी में क्या है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कई दफ़ा कई अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में बयान किया कि हम उन अल्फाज को किस किस अंदाज से बयान करते हैं। अब सारों की अगर उर्दू मीनिंग किया जाए ना तो एक ही बनता है, लेकिन उनके अगर बैकग्राउंड पे गौर किया जाए तो उनके मतलब में कुछ फ़र्क भी होता है। जैसे देखें SAW, सा मीन देखा, ठीक है, सी देखना, सा देखा। ग्लास, झलक डालना किस चीज़ की तरफ, बस ये देखना। गेज, GAZE, अब गेज का मतलब क्या होता है, घूरना, ठीक है। अब इसी तरह हमने 3 और वर्ड लिखने हैं जो उसने कहा है, यूज़ द सोर्सेज टू फाइंड द 3 मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हम क्या कहेंगे, वॉच, देखना, टीवी देखने को हम कहते हैं ना, वॉचिंग द टीवी। इस तरह लुक, देखना। इस तरह विजन, अब विजन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में देखना। नेक्स्ट समय उसने एक और दिया है शाइन, इसका मतलब भी चमकना। ट्विंकल, टिमटिमाना। स्पार्कल का मतलब भी चमकना होता है, लेकिन वो कहती है स्पार्किंग जिसे कहते हैं। अब हम इसको और क्या मीनिंग इसमें कर सकते हैं, ग्लो, ठीक है। ग्लो का मतलब भी क्या होता है, चमक दिखाना। उसके अलावा ब्राइट, चमक। उसके अलावा ब्लिंक। तो ये क्या है कि ये एक जैसे मीनिंग रखने वाले अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा इन अल्फाज के साथ साथ हमारी वोकैबुलरी में जो है वो मज़ीद अल्फाज को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा उसने आपको दिया है कॉनोटेशन। क्या दिया है, कॉनोटेशन। अब कॉनोटेशन से क्या मुराद है, वोकैबुलरी का दूसरा पार्ट। देखिए मैंने आप लोगों को एक बताया था डेनोटेशन और एक बताया था कॉनोटेशन। अब डेनोटेशन बेटा यहाँ पे आपको नहीं दिया, इसका मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग, और इसका मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। देखिए
कॉन्सेप्चुअल और डिक्शनरी मीनिंग में फ़र्क क्या है? पहली चीज़ क्या है कि आप अगर मैं बात करता हूँ ज़कात की, ज़कात का मानी अगर डिक्शनरी में देखें तो वहाँ पे लिखा होता है पाक साफ़ करना। क्या मतलब होता है? पाक साफ़ करना। जबकि अगर उस चीज़ को अगर आप आम रूटीन में हमारे बात करें तो हर बंदा उसका मतलब बताएगा, यार अमीरों की दौलत में गरीबों का हिस्सा जो कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है और उसकी ये शरह है, उसे ज़कात कहते हैं। तो देखिए, एक जो डिक्शनरी में मतलब है वो हमारा क्या कहलाएगा? डेनोटेशन। और जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है उसे हम क्या कहते हैं? कॉनोटेशन। CONNOTATION, कॉनोटेशन। अब ये कॉनोटेशन जो है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। अगर कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव होगा तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कॉनोटेशन। अगर कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव कॉनोटेशन। अब जैसे देखें, मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला था सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि आप उसमें प्लेजेंट लोनलीनेस, आप उसमें खुशगवार मूड में तन्हा बैठे हैं, तन्हाई को एंजॉय कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो सॉलिट्यूड क्या होगी? पॉजिटिव कॉनोटेशन। जबकि लोनलीनेस, आप अफसुर्दा हैं, इंतहाई तंग दस्ती में बैठे हैं या थके हारे हैं, किसी चीज़ के बारे में थके हुए हैं, तो वो लोनलीनेस क्या होगी? आपकी नेगेटिव कॉनोटेशन। क्या होगी? नेगेटिव कॉनोटेशन। नीचे बेटा आपको उसने बी पार्ट में यही दिया हुआ है कि स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। गेज नेगेटिव कॉनोटेशन है, जबकि स्टेयर क्या है? पॉजिटिव कॉनोटेशन। इस तरह शाइन पॉजिटिव कॉनोटेशन और ग्लेयर नेगेटिव कॉनोटेशन, होल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन और कलेक्ट पॉजिटिव कॉनोटेशन। अब नेक्स्ट उसने बेटा, ये था हमारा डे 2 का काम कि डे 2 में हमने सबसे पहले ग्लॉसरी के बारे में पढ़ा, फिर ओरल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, फिर कंप्रीहेंशन में हमने जो है बेटा क्वेश्चन और आंसर्स पढ़े, फिर फिगर ऑफ स्पीच में हमारी 4 अलग अलग चीज़ें जिनमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी को हमने पढ़ा। उसके बाद वोकेबलरी हमने देखी कि वोकेबलरी में हमारे सामने कौन सी चीज़ें आई हैं और कुछ अल्फाज को हमने पढ़ा कि अल्फाज के मज़ीद सिनोनिम कौन से हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी डेनोटेशन और कॉनोटेशन कि डेनोटेशन क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, और कॉनोटेशन जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या है? कंसेप्चुअल मीनिंग होते हैं। और कंसेप्चुअल मीनिंग जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंसेप्चुअल मीनिंग वो होते हैं जो किसी चीज़ की पॉजिटिविटी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जबकि नेगेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसके मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। लिहाजा इन दोनों चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और इसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात होगी डे 3 के लिए, और आज के डे 2 के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, डे 3 के लिए हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है, गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज में के बारे में पढ़ा कि डैफोडिल्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज में चीज़ें थीं। नंबर 1 ग्लॉसरी थी, उसके बाद हमने उसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी पढ़े, फिर उसके बाद जो है हमने उसकी कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस भी पढ़ी, उसके बाद वोकेबलरी के बारे में भी पढ़ा। लेकिन आज का दिन जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रामर। अब ग्रामर जो है भी होती है, तो आज के बेटा आपके पेज नंबर 56 पे आपको ग्रामर वर्क दिया गया है। पेज नंबर कौन सा है हमारा? 56। अब देखें यहाँ पे ग्रामर वर्क में सबसे पहली चीज़ आप लोगों को दी गई है कलेक्टिव नाउन। क्या दिए गए हैं? कलेक्टिव
नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं बेटा? देखें, कुछ ऐसे नाउन हमारे सामने मौजूद होते हैं जो होते तो सिंगुलर के हैं, लेकिन उनके मानी जो हैं वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जैसे मैं देखें, क्लास है, क्या क्लास एक बंदे की हो सकती है? नहीं होती। उसमें मिनिमम 2 लोग होंगे, एक टीचर और एक स्टूडेंट। इसी तरह हम जब बात करते हैं क्राउड, अब एक बंदे के खड़े होने से क्राउड कभी भी नहीं पैदा। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, अब वर्ड क्या है? क्लास भी सिंगुलर है, क्राउड भी सिंगुलर है, लेकिन वो क्या होगा? वो एक कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह हम कहते हैं आर्मी। अब एक बंदे की आर्मी नहीं बन सकती, उसमें सोल्जर्स भी होते हैं, उसमें कैप्टन भी होते हैं, मेजर भी, जनरल भी, यानी उसमें कई लोग शामिल होते हैं तो आर्मी बनती है। लिहाजा ऐसे कई दुनिया में ऐसे अल्फाज हमारे सामने आते हैं जिन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। अ सिंगुलर नाउन such as committee or team that refers to a group of people, जो किसकी तरफ माइल होता है? ग्रुप ऑफ पीपल को जाहिर करता है। Animals or things is called collective noun. For example, crowd in this poem refer to the collection of large number of daffodils. अब इस पोएम में उसने क्या किया है कि डैफोडिल्स में उसने क्राउड से मुराद क्या लिया है कि बड़ी तादाद में वहाँ पे फ्लावर्स मौजूद हैं। क्या हैं? बड़ी तादाद में फ्लावर्स मौजूद हैं। अब इसी तरह बेटा उसने विच कलेक्टिव नाउन्स मीन्स, आप लोग जो है कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल ज़िंदगी में करते रहते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 57 पे उसने क्या है? अंडरलाइन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोएम। इस पोएम में जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने बयान करनी है, यानी जो जगह को चीज़ें वाजे कर रही है। ऑन द वेल्स एंड हिल्स, वादियों और पहाड़ों पर, ठीक है। बिसाइड द लेक, झील के एक तरफ। तो ये हमारे क्या हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जो जगह को जाहिर कर रही होती हैं। कौन सी प्रेपोजिशंस? जो कि जगह को जाहिर कर रही होती हैं। इस तरह यूज़ द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस इन योर ओन सेंटेंसेस। अब सी पार्ट में उसने कहा है बिहाइंड, माई फ्रेंड इज़ कमिंग बिहाइंड मी, मेरा दोस्त मेरे पीछे आ रहा है, या बिहाइंड का मतलब पीछे। बिसाइड्स, आई एम सिटिंग बिसाइड द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के साथ पहलू में बैठा हूँ। नेक्स्ट टू, ही इज़ वर्किंग नेक्स्ट टू मी, वो मुझसे आगे आगे काम कर रहा है या मुझसे अगली जगह सतह पर काम कर रहा है। बॉल इज़ अंडर द टेबल, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेज़ के नीचे। हम क्या कहते हैं? या कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, वो कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है। ओवर, पेन इज़ लेइंग ओवर द बुक, किताब के ऊपर पड़ा हुआ है। अलॉन्ग, साथ, ठीक है। तो ये क्या है कि जब आप एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके मीनिंग जानें। अब यहाँ पे आप मीनिंग लिख लें, आप इन सेंटेंसेस के अलावा भी बेटा लिख सकते हैं। बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड पीछे। बिसाइड, पहलू में, बिसाइड पहलू में। नेक्स्ट टू, अगला, नेक्स्ट टू एक कदम आगे। अंडर, नीचे। ओवर, ऊपर। अलॉन्ग, साथ साथ। अक्रॉस, पार या दूसरी तरफ। नेक्स्ट उसने बेटा आपको दिया कंजक्शंस। कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस जो हैं इसका मतलब क्या है कि कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि दूसरे अल्फाज और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनकी 2 किस्में होती हैं। उनकी क्या होती हैं? 2 किस्में। एक
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं उनके नाम लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखिए ये इनका मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दीज कंजक्शंस जॉइंट सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। जब इक्वल रैंक के दो सेंटेंस होंगे, जॉइंट ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या होंगे कि दो डिफरेंट किस्म के सेंटेंस, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उनके लिए हमारे पास कौन से होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उनके लिए क्या होंगे? सबऑर्डिनेटिंग। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं? जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या एक सेंटेंस जो है उसका और मतलब है लेकिन दूसरे के साथ उसको ज्वाइंट करके उसके मतलब को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? जो कंजक्शन वहाँ जोड़ेगा उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। नीचे बेटा आपको फिल इन दी ब्लैंक्स इसी कंजक्शन से के मुतालिक ही दी गई हैं और आपने उनको फिल करना है। पहले देखें पेज नंबर 57 निकालें, अपना पेन बेटा पास रखें और आप वहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल कर लें। ही रैन फास्ट डैश ही मिस्ड द ट्रेन। वो तेज़ दौड़ा। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। बट ही मिस्ड द ट्रेन। दूसरा है वेट डैश आई रिटर्न। इंतज़ार कीजिए अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं मुड़ जाता। वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। मेहनत करो यहाँ तक कि तुम फेल ना हो जाओ। लीस्ट यू शुड फेल। आई डिड नॉट कम डैश यू डिड नॉट इन्वाइट मी। मैं ना आया बिकॉज क्योंकि यू डिड नॉट इन्वाइट मी, तुमने मुझे दावत ही नहीं दी। यू विल गेट अ प्राइज। तुम एक प्राइज हासिल कर सकोगे। डैश यू डिज़र्व्ड इट। एज या इफ़ दोनों में से आप कोई भी एक कंजक्शन लगा सकते हैं। एज यू डिज़र्व इट, क्योंकि तुम उसके लिए क्या करते हो? तुम उसके अहल हो। अब ये क्या है कि कंजक्शंस का इस्तेमाल जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कंजक्शन जब हमारे सामने आए तो हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद बेटा मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बयान किया था कि यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स क्या है। यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स, और मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल कितनी तरह के होते हैं। एक कौन से हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरे कौन से हैं? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। उसने यहाँ पे बेटा आपको ये बयान किया है, अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से होते हैं? मैंने आपको बेटा बयान किया था जो ING फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? ING फॉर्म। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म पार्टिसिपल। और जो हमारी थर्ड फॉर्म जिसे आप बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। उसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब इसी से हम कहते हैं ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन ING द लाफिंग लेडी। अब लाफिंग लेडी क्या है? लाफिंग क्या है? हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द ऑल रेगुलर वर्ब्स
एंड इन ईडी। अब इनका एंड किसके साथ होते हैं? एंड इन ईडी। किससे ये एंड होते हैं? ईडी। यानी जो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ईडी आता है उनको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स। जैसे कि द टायर्ड डांसर, टायर्ड क्या है? वो हमारे पास ईडी पे एंड हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। द इंजर्ड प्लेयर, अब इंजर्ड ईडी एंड पे आ रहा है ना, तो वो भी क्या होगा? हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट बेटा उसने आपको कहा है अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में से आपने पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है। ही वॉज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो अब देखें यहाँ पे क्या है? शॉक्ड। क्या है? शॉक्ड। अंडरलाइन कर लें बेटा, शॉक्ड ईडी पे ख़त्म हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। द गैलोपिंग हॉर्स स्केर्ड द चाइल्ड। अब स्केर्ड क्या है? ईडी पे ख़त्म हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। आई डोंट वांट दैट बर्नट टोस्ट, इसमें किसी किस्म का कोई भी पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है। इस तरह डोंट बी फ्राइटेंड, क्या आएगा? फ्राइटेंड। तो फ्राइटेंड हमारे पास कौन सा होगा? पास्ट पार्टिसिपल। द लॉरी वॉज क्राइंग, सॉरी कैरिंग। अब कैरिंग कौन सा है? कैरिंग कौन सा होगा? आईएनजी वाला है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टोलन गुड्स। एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड प्रीपेयरिंग। अब देखें एक्साइटेड थर्ड फॉर्म में, एक्साइटेड एक्साइटेड, और आगे उसने दिया है प्रीपेयरिंग, प्रीपेयर, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयरिंग। ठीक है। तो वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक्साइटेड क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड, बोर्ड ईडी पे एंड हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? पास्ट पार्टिसिपल। वाई डोंट यू टॉक देम टू द पार्क। आगे इसमें उसने कोई ख़ास नहीं बात की। नेक्स्ट बेटा ग्रामर के बाद उसने अगली चीज़ जो हमें दी है उसे कहते हैं राइटिंग स्किल्स। क्या है? राइटिंग स्किल्स। देखिए जब आप पोएम पढ़ते हैं, पोएम पढ़ने के बाद आप उसको एक पैराग्राफ की सूरत में रीराइट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप समरी लिखते हुए से प्रोज की सूरत में लिखेंगे, यानी उसी पोएम को आपने क्या कर देना है? आपने पैराग्राफ्स की सूरत में लिख देना है। अब बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो पैराग्राफ बनाते हुए पहले उसके पॉइंट लिख लेते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? आउटलाइंस। क्या कहते हैं? आउटलाइंस। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो उसकी आउटलाइन लिखे बगैर ही उसको पैराग्राफ की सूरत में लिख देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? समरी। लेकिन उससे पहले, अब फ़र्ज़ किया डैफोडिल्स ही है, इसकी समरी लिखनी है, तो उससे पहले पोएम का पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप उसको कॉन्सेप्ट के मुताबिक बयान कर सकें, आप उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर बयान कर सकें। यानी जब आप ओरली किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो उसके बाद ही उसे रिटन फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल जो है उसके जो है आपने स्टेप्स क्या याद करने कि जब किसी राइटिंग को लिखना है पहले उसकी आउटलाइन माइंड में बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद उस चीज़ को पढ़ना है, पहले रीड करना है, उसके बाद उसकी आउटलाइन ज़हन में बनानी है, और उसके बाद उसको समराइज़ करना है और उसको बयान करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी राइटिंग स्किल होगी। राइटिंग स्किल को आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद हमारी क्या हो जाती है? ओरल कम्युनिकेशन स्किल। लास्ट हमारी क्या है आज की? ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं? जब किसी चीज़ के बारे में हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो हमारी डिस्कशन जो है वो क्या कहलाती है? ओरल कम्युनिकेशन। आप उसके बारे में अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से रखते हैं, दूसरा अपने आर्गूमेंट्स बयान करता है। तो इस अंदाज से बेटा हम एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और ये हमारा एक अच्छा तरीका है किसी चीज़ के बारे में अपने ख़यालात को बयान करने का। जब हम अपने ख़यालात को इस अंदाज से बयान करेंगे तो उस चीज़ के कई पॉजिटिव पॉइंट हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। लिहाजा
डे 3 के लिए बेटा हमारा आज का चैप्टर डैफोडिल्स ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।